महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है दोस्तों। ईवीएम के खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने सख्त रूप अपनाया हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्यों रूठे हुए हैं, वो अपने गांव चले गए हैं। स्पष्ट तौर पर मैंडेट मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी सत्ता बनाने में क्यों देरी लगा रहे हैं। उसके साथ ही अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर क्या सच में एकनाथ शिंदे जी का गेम कर रहे हैं। अमित शाह क्या देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने में राजी हो जाएंगे। मराठा मुख्यमंत्री की बात महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह उठा रहे हैं। फिर मराठा मुख्यमंत्री कौन होगा, तो रावसाहेब पाटील दानवे, मुरलीधर मोहोळ, उसके साथ ही चंद्रकांत पाटिल और विनोद तावडे, ये ऐसे चार नाम हैं जिनके ऊपर चर्चाएं हो रही है दोस्तों। तो इन चारों में से कोई भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, यदि मराठा मुख्यमंत्री तय हुआ तो बन सकता है। पूरी तरीके से एक हाई वोल्टेज ड्रामा, एक नाटकीय ढंग महाराष्ट्र के सियासत में चल रहा है दोस्तों। सभी मुद्दों पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हो न्यूज लेटर। तो पहला मुद्दा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्यों निराश है, क्यों खफा है, वो अपने गांव क्यों चले गए हैं। तो 2 दिन पहले ही दोस्तों अमित शाह जी के साथ देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मुलाकात की थी, उनसे मिले थे। तो ये इस चर्चा के दौरान ऐसा दिखा दोस्तों कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे रूठे हुए थे। उन्होंने सीएम पद से भी अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि एनडीए की लीडरशिप जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास है, तो वही तय करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने जो भी तय किया उससे मैं राजी रहूंगा और उनके हर एक निर्णय से मेरी सहमति रहेगी। कोई भी उलझन सरकार बनाने में मेरी तरफ से नहीं आएगी। ये एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुले तौर पे कहा था। और इसके बाद चंद्रशेखर बावनकुळे, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है दोस्तों, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे जो है वो लड़ने वाले नेता है, वो रोने वाले नेता नहीं है। उन्होंने अपने नेतृत्व को सिद्ध किया है और महाराष्ट्र में अच्छा काम किया है। उसके तुरंत बाद ही मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि एकनाथ शिंदे जी ने अपना रुख साफ कर दिया है, हमारा मन मिलाव होगा, वो बड़े दिल के नेता है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एकनाथ शिंदे जी के बीच भले ही अच्छी अच्छी बातें मीडिया के सामने होती हो, लेकिन अंदर से कुछ और ही खिचड़ी पक रही है दोस्तों। अब उसके साथ ही अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली में एक साथ बैठकर उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की एक दूसरे के साथ। उसके बाद ही अमित शाह, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जी की मीटिंग हुई थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर एकनाथ शिंदे जी को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है। अब जो शिवसेना के विधायक है संजय शिरसाट, उन्होंने कहा है कि जब जब एकनाथ शिंदे अपने गांव चले जाते हैं तो वो कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा डिसीजन वो ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, उसमें क्या चल रहा है। स्पष्ट तौर पर आपको मैंडेट दिया है और उसके बावजूद भी आप सरकार बनाने में देरी लगा रहे हो। अब एकनाथ शिंदे जी जो थे वो पहले रूठ गए थे, उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा था। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने मोदी जी से और अमित शाह जी से बात की और अपने निराशा को दूर किया। लेकिन उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी ने मांग रखी थी कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी चाहिए, तभी जाकर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शामिल होंगे। यदि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री नहीं दी जाती है तो वो सरकार के बाहर ही रहेंगे। अब एकनाथ शिंदे जी के सामने दिक्कत यह है दोस्तों, यदि वो सरकार के बाहर रहेंगे, किसी और को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके पार्टी के अंदर ही उनका कॉम्पिटिटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे जी को पता है
यदि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रहूंगा, पार्टी का प्रमुख तो मैं हूं ही हूं। अब उन्होंने वो पद भले ही डिक्लेयर नहीं किया हो, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि शिवसेना में, अब उसे शिवसेना भी नहीं शिंदे गुट कहा जाता है, तो एकनाथ शिंदे जी का डोमिनेंस उनके ग्रुप के अंदर है। लेकिन उन्हें यह लगता है कि यदि मैं किसी और को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा तो फिर मेरे लिए दिक्कतें हो सकती है। तो इसी वजह से शिंदे रूठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का और एक स्टेटमेंट याद कीजिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो भारत को चला रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उनके साथ कोई डील नहीं होगी। तो देवेंद्र फडणवीस जी के स्टेटमेंट का सीधे तौर पे यही अर्थ था कि एकनाथ शिंदे जी को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से मोदी गवर्नमेंट जो है वो महाराष्ट्र के सियासत में क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड क्या चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया रहा है दोस्तों, और अपोजिशन भी उसे समझ चुका है कि वो यूज करते हैं किसी भी जो सहयोगी है उनका यूज करके, इस्तेमाल करके, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी, जिस प्रकार से संजय राउत ने कहा है, उस प्रकार की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है। क्या सच में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे जी का यूज करेगी, उन्हें थ्रो कर देगी? तो देखिए, साफ तौर पे अभी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है एकनाथ शिंदे जी की। भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिल चुकी है। 5 सीटें जो है वो, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए है महाराष्ट्र के भीतर, उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। 137 एमएलए की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। बहुमत से 7-8 नंबर वो माइनस है, लेकिन उसके साथ ही जो अजीत पवार जी है, जिनके 41 विधायक है, एमएलए है, वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे जी कितने भी रूट क्यों ना गए, उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त तो नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एकनाथ शिंदे, जिसमें अमित शाह जी वर्सेस एकनाथ शिंदे, या देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे, या यूं कहे अमित शाह वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि अमित शाह भी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के यदि मुख्यमंत्री बन गए तो मेरे लिए आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, मुझे नरेंद्र मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये अमित शाह जी का सपना है दोस्तों। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी को साइडलाइन करके मेरा कॉम्पिटिटर कोई ना बने, पहले से ही अमित शाह जी को डर लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनके कॉम्पिटिटर है, तो इसीलिए और एक कॉम्पिटिटर बढ़ाने की कोशिश अमित शाह नहीं करेंगे। तो यही सच है दोस्तों। अब कितने दिन एकनाथ शिंदे रूठे रहते हैं। जैसे ही नंबर सामने आ गए, एकनाथ शिंदे जी ने खुशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एकनाथ शिंदे रूठ गए, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आए, अमित शाह जी से मुलाकात की, और फिर से एकनाथ शिंदे रूठ गए। तो एकनाथ शिंदे जी का रूठना भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा असर करेगा ऐसा लगता नहीं है दोस्तों। और यदि एकनाथ शिंदे रूठे रहते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें होम मिनिस्ट्री दे दे, उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, केंद्र में मंत्री बनना तो मुश्किल लगता है दोस्तों। तो एकनाथ शिंदे जी के रूठने के ऊपर आपको क्या लगता है, ये आप जरूर बता सकते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अब दूसरा मुद्दा यह है दोस्तों, क्या सच में महाराष्ट्र में ईवीएम स्कैम हुआ है, ईवीएम को हैक कर दिया गया है? ये जनता का मैंडेट नहीं है तो ईवीएम का मैंडेट है, ऐसा क्या महाराष्ट्र में हुआ है? अब प्रसिद्ध बिजनेसमैन जो कि ऑल वर्ल्ड में फेमस है, इलॉन मस्क, उनका एक स्टेटमेंट था कि ईवीएम को आसान तरीके से हैक किया जा सकता है। उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के नंबर में भी गड़बड़ी है। चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने किया नहीं है। संजय राउत, शरद पवार, उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन उठाने की मांग कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पे कहा था कि ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, हमें बैलेट पेपर पर ही चुनाव चाहिए। तो अब जो बाबा आढाव, जो कि एक श्रेष्ठ समाज सेवी है महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र में, जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, वो बाबा आढाव, उन्होंने ईवीएम के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है दोस्तों। उन्हें लगता है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है, ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता बना रही है। शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि जो छोटे छोटे राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के पास रख रही है और जो बड़े राज्य है उन पर खुद की सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है। ईवीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी छेड़खानी कर रही है, ये साफ तौर पर कहना है शरद पवार जी का। अब शरद पवार कोई छोटे नेता नहीं है, 60 साल से वो महाराष्ट्र के सियासत में या देश की सियासत में संसदीय जीवन को जी चुके हैं दोस्तों। और उसके साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत कह रहे हैं कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, मैंडेट चुराने की कोशिश हुई है, साफ तौर पे ईवीएम स्कैम हुआ है और कई सारे प्रूफ भी सामने लाने की कोशिश महाविकास आघाड़ी और उनके सहयोगी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया था दोस्तों, अब अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 सांसद भी मेरे आ जाते हैं तब भी मेरा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ईवीएम का मुद्दा, ईवीएम का मसला महाराष्ट्र के साथ साथ देश के लोकतंत्र के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बन चुका है दोस्तों। यदि ईवीएम के जरिए चुनाव न किया जाए और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव किया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या है वो हमें समझ में आ सकती है। इस प्रकार के उग्र तेवर महाविकास आघाड़ी के नेता भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईवीएम गुजरात से लाए गए, एक प्राइवेट कंपनी में ईवीएम को क्रिएट किया गया और ये जो प्राइवेट कंपनी है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के साथ लिंक है। गुजरात में ही क्यों ईवीएम बनाए गए ये भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। और जो कन्नड़ महाराष्ट्र का एक तालमेर नाम का एक गांव है दोस्तों, वहां पर आंकड़े में गड़बड़ी आई थी, लेकिन उसके बाद जो वहां के कलेक्टर है, जो वहां के इलेक्शन को मैनेज करते हैं, उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने जो कैंडिडेट है उन्हें साफ तौर पे दिखा दिया है कि देखो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। जो कार्यकर्ता रहते हैं पार्टी के, जो वहां पे काउंटिंग के वक्त मौजूद रहते हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ये जब सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी लहर या उनके सहयोगियों की कोई ऐसी लहर जमीन पे दिख नहीं रही थी दोस्तों। और साफ तौर पे इस पर डाउट क्यों क्रिएट होता है। पृथ्वीराज चौहान ले लीजिए, बाला साहेब थोरात ले लीजिए, विलासराव देशमुख जी के पुत्र धीरज देशमुख ले लीजिए, बच्चू कडू ले लीजिए, कई सारे दिग्गज है दोस्तों जिनकी चुनावी हार कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हार गए, क्योंकि बहुत दिग्गज नेता है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर कर रही है कि लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना जिसे कहते हैं, हम महिलाओं को 1500 रुपए महीने के दे रहे थे और इसकी वजह से ही जो महिलाएं हैं उन्होंने पूरी तरीके से हमें ही मैंडेट दिया है, हमें ही वोट किया है, इसीलिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बुरी कंडीशन में कांग्रेस पार्टी थी, तब भी उनके 44 विधायक चुन के आए थे दोस्तों। 2019 में शरद पवार जी के पार्टी के 54 विधायक चुन के आए थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इसका डाउट ज्यादा क्रिएट होता है। जिस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, वैसी लहर भी हमें महाराष्ट्र के सियासत में दिखने को मिली नहीं दोस्तों। और देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, इतने बड़े नेता नहीं है कि उन्हें इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र की जनता दे पाएगी। तो इसी वजह से डाउट क्रिएट होना लाजमी है दोस्तों, डाउट क्रिएट तो हो ही जाएंगे। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ईवीएम में स्कैम हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बता सकते हो। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है दोस्तों, क्या अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने देंगे? तो अमित शाह जी को लगता है पहले से ही योगी आदित्यनाथ उनके कंपटीशन में खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इसीलिए और एक कंपटीटर को वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी जी के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन बिठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर वो परमानेंट रह चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जी को भी नरेंद्र मोदी जी का ट्रस्ट गेन कर वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहेंगे।
लेकिन यह पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्या देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह सीधे तौर पे मुख्यमंत्री बनने देंगे? तो यह काफी मुश्किल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अमित शाह कुछ भी कर कर देवेंद्र फडणवीस को हटाने की कोशिश करेंगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और इसी वजह से मराठा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने, ये एजेंडा कहीं ना कहीं मीडिया में चलाने की कोशिश कौन कर रहा है? अमित शाह जी का ही ये सिग्नल हमें नजर आ रहा है दोस्तों। अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मंत्री रहे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विनोद तावड़े जी की लगभग 40 मिनट्स में एक डिस्कशन हुआ दोस्तों, अमित शाह और विनोद तावड़े जी का। और ऐसा बताया जाता है कि उस मीटिंग में अमित शाह जी से विनोद तावड़े जी ने कहा कि महाराष्ट्र के सियासत में डोमिनेंस किसी कम्युनिटी का है तो वो मराठा कम्युनिटी है, और इसी वजह से मराठा व्यक्ति ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब विनोद तावड़े स्वयं मराठा है, क्या फिर वो अपनी दावेदारी इनडायरेक्टली अमित शाह जी के सामने रख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। उसके साथ ही पुणे से सांसद मुरलीधर माहोळ, इनका भी नाम चर्चा में आ रहा है। राव साहेब पाटिल दानवे और एक मराठा लीडर, उनका भी नाम डिस्कशन टेबल पर रखा गया है। लेकिन राव साहेब पाटिल दानवे की कमजोरी है, वो कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, और अभी अभी वो लोकसभा का चुनाव भी हार चुके हैं, इसलिए उनका बनना मुश्किल है। उसके साथ ही चंद्रकांत पाटिल, जो और एक भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर महाराष्ट्र के भीतर माने जाते हैं, वो चंद्रकांत पाटिल क्या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये भी सवाल है। लेकिन चंद्रकांत पाटिल जो है वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, हमेशा उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने का काम किया है, इसी वजह से उनका भी मुख्यमंत्री बनना पॉसिबल तो लगता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होने वाला है दोस्तों। अब अमित शाह जी को क्या सच में देवेंद्र फडणवीस जी को हटाना इतना आसान है? तो मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या जो इंडिपेंडेंट 5 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वो देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से ही हुआ है। और स्टेट भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलए है या स्टेट भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, चाहे पंकजा मुंडे ले लीजिए, चंद्रकांत पाटिल ले लीजिए, सुधीर मुंगंटीवार ले लीजिए, ये जो सब लोग हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, उनके पोटेंशियल का भी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और चंद्रशेखर बावनकुळे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष है महाराष्ट्र के भीतर, वो भी देवेंद्र फडणवीस जी के ही लीडरशिप के अंडर काम करने के लिए राजी है, वो भी देवेंद्र फडणवीस जी को ही समर्थन देंगे ऐसा लगता है। तो इसीलिए स्टेट भाजपा जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी के समर्थन में ज्यादा तौर पे खड़ी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो न्यू पॉलिसी 2014 के बाद शुरू हुई है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद, ऐसा बताया जाता है कि विधायकों को ज्यादा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उनकी ही भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा तौर पे चलती है, वो जो कहेंगे वही भारतीय जनता पार्टी में होता है। इसीलिए स्टेट लीडरशिप को न मानते हुए, न जानते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी के भीतर बन चुके हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस जी को हटा सकते हैं। लेकिन अमित शाह जी का ही अपोज कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को दिखता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों के भीतर देवेंद्र फडणवीस जी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की हो या देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिक्स करने के तरीके की हो, हमेशा तारीफ की है। तारीफ के पुल बांधने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसीलिए अमित शाह भले ही फडणवीस जी को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी फडणवीस को रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही बताया जाता है। चीफ मिनिस्टर ज्यादा तौर पे कौन तय करता है, अमित शाह या नरेंद्र मोदी? तो अभी अभी मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, या उससे पहले हमने कर्नाटक का उदाहरण देखा होगा या आसाम स्टेट का एग्जाम्पल देखा होगा। तो ज्यादा हद तक जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उसमें अमित शाह जी की ही चलती है, ऐसा बताया जाता है। उसमें नरेंद्र मोदी जी जो है वो डिसीजन मेकिंग पूरी तरीके से अमित शाह जी के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी अमित शाह जी की ही बात को ज्यादा मानते हैं, और इसी वजह से यदि देवेंद्र फडणवीस मोदी जी के
साथ मीटिंग करके उन्हें ये बताएंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनना क्यों नेसेसरी है हमारे पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए या आने वाले भविष्य के लिए। और यदि अमित शाह भी नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे कि फडणवीस के अलावा किसी और का मुख्यमंत्री बनना क्यों जरूरी है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो अमित शाह जी के बात को ज्यादा मानेंगे, ऐसा ही हमें लगता है दोस्तों। और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस को हटाने की कोशिश और मराठा मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश अमित शाह करेंगे। और ये मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा है वो साफ तौर पे फडणवीस को हटाने के लिए ही चल रहा है। और ये चाल पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस को हटाने के लिए अमित शाह ने खेली है, ऐसा ही राजनीतिक जानकार, वरिष्ठ पत्रकार और विरोधी भी कह रहे हैं दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है दोस्तों, क्या अजीत पवार और फडणवीस मिलकर शिंदे जी का गेम कर रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकली बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो अजीत पवार जी की एनसीपी है, उन्होंने भी शुरुआत में यह कहा था कि अजीत पवार जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि 2 साल के लिए एकनाथ शिंदे, 2 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी और 1 साल के लिए अजीत पवार जी के पार्टी का चीफ मिनिस्टर रहेगा। तो इस प्रकार से अजीत पवार जी भी 1 साल के लिए ही सही लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कार्य उनके प्रवक्ता अमोल मिटकरी जी ने भी किया था। तो अमोल मिटकरी जी ने इनडायरेक्टली ये बात कही थी, डायरेक्टली नहीं कही थी। लेकिन अब अजीत पवार जी ने उस बात को छोड़ दिया है और महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर और उसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी बने रहना चाहते हैं, ऐसी भी बातें होने लगी है। और यदि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे तरीके से मिलावट कर ले तो हमें अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, ऐसा हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसके नेता अजीत पवार है उनकी तरफ से यही रवैया हमें दिखने को मिल रहा है। तो एकनाथ शिंदे वर्सेस अजीत पवार गुट भी इंटरनली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है उन दोनों के बीच। अच्छे मिनिस्ट्री लेने के लिए जो होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो अन्य महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी करेंगे दोस्तों। अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी वजह से अजीत पवार जी को ज्यादा नजदीक कर रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार जी को ज्यादा क्लोज इस वजह से रख रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे जी और उनका कैंप जो है वो प्रेशर में आ जाए। लेकिन प्रेशर के अलावा हमें ऐसा लग रहा है कि रूठे हुए एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं, उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोस्तों। और डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री एकनाथ शिंदे जी चाह रहे हैं दोस्तों। अब जब अमित शाह जी से दिल्ली में जब मुलाकात हुई, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जी की बातचीत हुई, तब उससे पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी ने सीक्रेट मीटिंग की थी दोस्तों। और एकनाथ शिंदे जी जो है वो अपने कुछ सहयोगियों के साथ अमित शाह जी को मिलने के लिए गए थे। तो इसी वजह से क्या डिबेट इन लोगों के बीच होगा, किस प्रकार से अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस का रवैया दिख रहा है, ये भी एक सवाल है। क्या सच में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी के प्रेशर में एकनाथ शिंदे आ जाएंगे? लेकिन एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नजर नहीं आते हैं दोस्तों कि वो प्रेशर में आ जाएंगे। जमीनी स्तर से एकनाथ शिंदे जी ने अपने सियासत को चलाया है, सियासी पलों को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है, पहचाना है। अब काफी एक्सपीरियंस एकनाथ शिंदे जी को आ चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वो 7.5 साल मिनिस्टर रह चुके हैं, 2.5 साल वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे जी को हल्के में लेने की कोशिश अजीत पवार और फडणवीस भी नहीं करेंगे। आखिर में जाते जाते आपको क्या लगता है दोस्तों, इतना साफ तौर पे बहुमत भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को मिला है, तब भी वो क्यों सरकार नहीं बना पा रहे हैं? क्या सच में ईवीएम की हैकिंग महाराष्ट्र के भीतर हुई है? क्या सच में अमित शाह देवेंद्र फडणवीस जी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे? कई सारे सवाल महाराष्ट्र के सियासत में उठ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब कुछ ना कुछ देर बाद हमें मिल जाएंगे, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या ईवीएम हैक हुआ है? और यदि ईवीएम हैक हुआ होगा तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। तो महाराष्ट्र के वर्तमान सियासत के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
और देखते रहिएगा न्यूज़लेटर आपके इस पसंदीदा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।